हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी ने एक टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और काफी स्टूडेंट्स ने मेरे को रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियोस बनाने के लिए बोला था। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो सीरीज है हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। Then I also qualified CSR exam as a JRF in engineering science stream. I also qualified CBSE UGC NET exam as JRF 3 times, and right now I'm working as a research scientist post. तो इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की पार्ट सीरीज पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे और यहाँ से हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एनवायरनमेंट, पीपल एंड एनवायरनमेंट की पूरी सीरीज कंप्लीट करके उसके 7 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ बीएस एकेडमी चैनल पर, आप लोग उनको देख सकते हैं। और इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर्स काफी डिस्कस किए थे, तो वो भी मैं बीएस एकेडमी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उनको देख लीजिएगा इस बार। तो स्टूडेंट्स में जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल टॉपिक हम ले रहे हैं। इसमें मीनिंग ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, देन व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन मेथड्स एंड methodology, then research and scientific method, research process, then criteria for good research, and what are the problems which are faced by the researchers or scientists in research methodology। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एंड केयरफुल इंक्वायरी, यानी एक तरह का ये एक सिस्टमिक वे और साइंटिफिक वे है किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने का। एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी हम इसके अंदर जो रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो एक्चुअली में रिसर्च का जो मतलब होता है, डिस्कवरिंग न्यू इंफॉर्मेशन या डिस्कवर न्यू फैक्ट्स जो हमारे आगे फ्यूचर में हमारे लिए काम देंगे। टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स, यानी आपने पास्ट में कोई चीज बनाई है, उसको आप फ्यूचर की किसी चीज से कोरिलेट करना चाहते हैं या कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो इसमें रिसर्च से इसका मतलब होता है। और टू एक्सपैंड और वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर सम स्पेसिफाइड पर्पस, आपके पास कोई वर्क है और उस वर्क के अंदर आप देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई हो सकता है या नहीं, उसको भी आप इसमें रिसर्च में लेते हैं। तो इट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च बहुत सिंपल है। एक्चुअली मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो मेरा सब्जेक्ट था, जो मैंने पहला एक वीडियो डाला था, उसी से रिलेटेड काफी ये चीजें मैच करेंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है टू एक्सटेंड द नॉलेज, टू पुट लाइट ऑन हिडन फैक्ट्स और मिस्ट्रीज, यानी कुछ पास्ट में कोई चीज हुआ है जो मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है, तो उसको चीज को उजागर करना। जनरलाइजेशंस ऑफ लॉ, टू वेरीफाई एंड टेस्ट द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड थ्योरीज, यानी आपने कोई थ्योरी है, आप उसको थ्योरी को जनरलाइज करना चाहते हैं या फिर आप ये देखना चाहते हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो फेस हम कर रहे हैं उसमें अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, या फिर फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, यानी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और उनका सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। देन रिसर्च डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिसर्च डिजाइन रिसर्च अप्रोच से एकदम क्वाइट डिफरेंट है। तो प्लीज स्टूडेंट्स ये आप देखिएगा, रिसर्च डिजाइन और रिसर्च अप्रोच बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नाउ रिसर्च डिजाइन इज द प्लान ऑफ रिसर्च स्टडी, आपके पास एक किसी को आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, अब उस प्रॉब्लम तक आपको कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचना है। नाउ यू हैव द इनपुट्स, यू नीड द आउटपुट, एंड आप इनपुट से आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे, यानी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस में आपको कौन से डिजाइन को अडॉप्ट करते हैं सो दैट आप इनपुट से आउटपुट तक पहुंच सकें, उसी को रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिजाइन का नाम दिया जाता है। रिसर्च डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस एंड कलेक्शन। ओके, नाउ रिसर्च डिजाइन में आप हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक अलग तरह का रिसर्च डिजाइन अडॉप्ट किया, उसके लिए पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। उसी तरह से हो सकता है कि पहले से आपके पास कोई इनपुट कलेक्शंस हो सकता है उसी के लिए उस तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो पास्ट में किसी रिसर्चर ने उस पर काम किया है और उसी से रिलेटेड आपके पास कंडीशन और कलेक्शन से आपको गुजरना ना पड़े, वो पहले से ही आप उनके जो आउटपुट है उनको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट पुट कर सकते हैं। A research design is a framework that has been created to find the answer to research question. Now, type of research design.
तो कौन कौन से टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन है, इनको हम आगे ये वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत जल्दी वो आपको मैं जल्दी से मैं एक्चुअली में पूरा का पूरा डेटा है मैं उसको बना चुका हूं, मैं बहुत जल्दी से पूरे के पूरे जितने भी डिजाइन है मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो पहला डिजाइन रिसर्च डिजाइन है डिस्क्रिप्टिव, यानी इसके अंदर हम केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और सर्वे की हेल्प लेते हैं। देन कोरिलेशन के अंदर हम केस कंट्रोल स्टडी और ऑब्जर्वेशन मेथड का स्टडी का मेथड का यूज लेते हैं। देन सेमी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, कॉजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जिसमें हमें बार बार लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, और यानी इसमें एक्सपेरिमेंट विद रैंडम असाइनमेंट हमारे पास एक कोई जैसे आपने 12th क्लास में आप केमिस्ट्री में आपने आप एक टिट्रेशंस का एक टॉपिक हुआ करता था, तो उसमें आप एक टेस्ट ट्यूब में लिक्विड डालकर उसमें बार बार उसको चेकआउट करते थे, तो इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। देन रिव्यू के अंदर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, सिस्टमेटिक रिव्यू है, ये रिव्यू अलग है, ये वो वाला रिव्यू नहीं है जो उसकी जो 8 या 10 स्टेप होती है जैसे मेट्रोलॉजी की, ये रिव्यू अलग होगा। ओके स्टूडेंट, देन मेटा एनालिटिक मेथड, जिसके अंदर मेटा एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिसर्च डिजाइन। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो टाइप ऑफ रिसर्च ये है, ये भी बहुत जल्दी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो, ये हमारे पास कौन कौन से रिसर्च अप्रोच होती है। तो पहला इसमें है डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च, देन अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च, अभी मैं केवल इस वीडियो में इनके नाम के बारे में आपको बताऊंगा। देन थर्ड और फोर्थ वीडियो जो होगा हमारा इस सीरीज का, वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में होगा, तो आप जरा उसका ध्यान रखिएगा, आपके मैं जल्दी आपके सामने वो प्रस्तुत कर दूंगा। देन कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च, historical research and exploratory research, conclusive research, casual research, longitudinal research and experimental research. Then what are the significance of research, क्या मतलब है significance क्या है रिसर्च का। तो रिसर्च जो होती है, एक रिसर्च इंक्लूड साइंटिफिक एंड इंडक्टिव थिंकिंग, यानी किसी भी चीज को पहुंचने तक हमें उसमें जो साइंटिफिक जो अप्रोच है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम अरे अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग हम डेवलप कर लेते हैं और उससे हम उसको रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का हेल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं। देन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके पास एक रास्ता है, इनपुट्स हैं, आपको यहाँ तक पहुंचना है, तो आपका जो स्ट्रेट वे आप यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, और इसी को अगर आप ऐसे हेफाजत वे में जाएंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे रास्ते का, तो आपको किस में ज्यादा समय लगेगा, ऑब्वियस बात है बाद वाले में समय लगेगा, और इसमें आपको पहले वाले में जो समय लगेगा वो भी कम लगेगा, और इसके अंदर जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी बेटर आएगा। तो सेम केस जो होता है वो रिसर्च का होता है कि रिसर्च में जो होती है हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमको पर्टिकुलर स्टेप्स ही उठाने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के रिजल्ट फाइंड आउट करने के, आंसर फाइंड आउट करने के, वी हैव है लॉजिकल आंसर, तो उसी से हम रिसर्च से उसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। टू गैदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना। टू मेक चेंजेस, टू मेक अ रिक्वायर्ड चेंजेस इन अवर सॉल्यूशन, और टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाउ कैन, तो रिसर्च से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ सकता है। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूं मैं जापान का। जापान के अंदर आपने देखा होगा, जो जापान कंट्री है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत कंट्री वो बहुत आगे है। वो इसलिए आगे है क्योंकि वो अपने यहाँ पर हर तरह से उसने रिसर्च को आइडेंटिफाई करके और उसे बढ़ाया है। यानी कोई भी कंपनी जापान की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी कंपनी का अपने रेवेन्यू का एटलीस्ट 20% रेवेन्यू इसमें खर्च करता है, और यही हालत यूएसए और बड़ी बड़ी कंट्रीज की है, और इसलिए उनके वहां का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमारी कंट्री से कहीं गुना ज्यादा आगे है। देन द मेथड्स वर्सेस मेथोलॉजी, यानी मेथड जो वर्ड है और मेथोलॉजी जो वर्ड है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्या होता है देखिए, तो रिसर्च मेथड्स में हम केवल टेक्निक्स यूज्ड इन परफॉर्मिंग रिसर्च ऑपरेशंस, यानी मेथड्स, मेथोडोलॉजी जो है वो नंबर ऑफ मेथड से बना है। तो एक तरह से जो मेथोडोलॉजी है वो नंबर ऑफ मेथड से बना है। तो मेथोडोलॉजी एक पूरा कंप्लीट सेट है, और उस सेट के अंदर मेथड्स जो है वो उसके सबसेट्स है। ओके, ये एक तरह से पार्टिकल्स है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, अ सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। अब सपोज करिए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है किसी प्रॉब्लम का, तो हो सकता है उस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास P1, P2
P3 और P4 चार प्रॉब्लम को बना के एक प्रॉब्लम बनी है। ओके, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होगा कि वो चारों प्रॉब्लम जो है वो आपकी प्रॉब्लम का एक पार्ट है। अब P1 को आपको सोल्व करोगे एक अलग तरीके से जिसको हम M1 ले लेते हैं, P2 को करोगे M2 से, और P3 को करोगे M3 से, और P4 को करोगे M4 से। नाउ M1 इज अ स्पेसिफिक मेथड, M2 इज अनदर स्पेसिफिक मेथड, इसी तरह से M4 भी है स्पेसिफिक मेथड है, बट इनका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो हमको बताएगा पूरा मेथोडोलॉजी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है मेथड्स और मेथोडोलॉजी दोनों में बहुत अंतर है। अब मेथड्स क्या होता है देखें तो कंडक्टिंग अ रिसर्च दैट इन्वॉल्व द कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेस्ट एंड सर्वे। इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने बताया है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में आप किसी भी रिसर्च में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, टेस्ट करते हो, सर्वे करते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथड, यानी वो रिसर्च मेथड का एक एग्जाम्पल है। रिसर्च मेथड एम्स एट फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने अभी बताया, तो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, सोल्व करने का एक तरीका होता है रिसर्च मेथड। नाउ कौन कौन से एग्जांपल है, सम ऑफ द एग्जांपल, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च व्हिच हेल्प डिफाइन एंड आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हम किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इंपेरिकल रिजल्ट से, रिसर्च से हम किसी भी जो हमारे पास डेटा है, इंपेरिकल रिसर्च क्या होता है, हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हमें इंपेरिकल रिसर्च लगती है। ओके, तो इंपेरिकल रिसर्च विच यूज इंपेरिकल एविडेंस टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो रिसर्च टेस्ट होते हैं, जैसे चाइल्ड टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होता है, और टी टेस्ट होता है, तो उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे जो उनको बनके जो बनती है रिसर्च से इंपेरिकल रिसर्च करते हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ, इट इज अ मेथड। ओके, नाउ कंस्ट्रक्टिव रिसर्च, तो कंस्ट्रक्टिव रिसर्च जो है वो टेस्टिंग थ्योरीज में काम करता है, जिसमें किसी प्रॉब्लम आपके पास कोई क्वेरी है उसको सॉल्यूशन को प्रपोज करता है। ओके स्टूडेंट, तो ऑल दीज आर द रिसर्च मेथड, बट रिसर्च मेथोडोलॉजी, research methodology is a science of systematically solving a research problem. Okay, मैंने बताया in our problem we have a group of problems, so हम उस प्रॉब्लम को तभी पूरी कर पाएंगे जब हम एक एक करके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होगा, इट इज अ सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड साइंटिफिक, or aims at the employment of the correct procedure to find out the solution and pave the way for research method to be conducted properly. अब देखिए हमारे पास क्या होता है, ये तो हम बहुत छोटे लेवल बात कर रहे हैं, बड़े लेवल बात करें तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अब लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तो हमें जो खर्च करना है वो बहुत लिमिटेड वे में खर्च करना है हर चीज को, क्योंकि हमें जो रिसोर्सेज हैं नेचर के द्वारा या फिर हमने ह्यूमन बीइंग ने बताया वो बहुत कम वे में हमें इसे रिसोर्सेज को यूज करना है। तो हम ऐसा नहीं कि कोई भी मेथड अपना के हम काम कर लेंगे, तो इसलिए हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बाद जो पहले ही पास में कोई स्टडी हो रखी है तो उनके वो कैसे स्टडी उन्होंने कंडक्ट करी थी, कैसे उनका आउटपुट आए थे, कैसे रिजल्ट्स आए थे, उन्हीं का यूज करके हम आगे अपने फ्यूचर में उसको वर्क करते हैं, सो दैट हमें पता पड़े कि हम कहाँ का गलती कर रहे हैं। क्योंकि जो रिसर्च होता है वो टाइम बाउंडेशन के, हर रिसर्च के अंदर एक टाइम बाउंडेशन होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम किसी भी समय तक कर रहे हैं, एक टाइम बाउंडेशन होता है, टाइम बाउंड होता है, तो उसी में समय में खर्च हमें खत्म करना होता है, उसको एंड करना होता है, इसलिए हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और ये साथ में गाइड बुक ऑफ रिसर्च एंड इट इज अ साइंस इन इटसेल्फ, एक तरह की साइंस है खुद रिसर्च मेथोडोलॉजी, और एक गाइड बुक है रिसर्च के लिए जो हमें आगे फ्यूचर में रिसर्च को हेल्प करता है। नाउ द रिसर्च प्रोसेस कौन कौन सी है, रिसर्च प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, इन रिसर्च प्रोसेस को हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी मैं बता देता हूं आपको 8 और 9 स्टेप जो होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो डिटेल वीडियो है मैं बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सेलेक्टिंग द रिसर्च एरिया, यानी आपको जो आप जिस पे रिसर्च करना चाहते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो होता है किसी भी थीसिस में, वो सबसे पहला स्टेप होता है। ओके, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको अपने मेंटर के साथ लगकर या फिर आपका कोई कोर एरिया जिस पे आपने कभी पास में काम किया है, उसी तरह से आप उसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च एम, ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन और डेवलपिंग द हाइपोथेसिस। ये जो दूसरा तीसरा स्टेप है ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार लिटरेचर रिव्यू जो है स्टूडेंट्स वो सेकंड स्टेप में करते हैं और हाइपोथेसिस जो होते हैं वो बाद में बनाते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे सारे हो सकते हैं, ये दूसरा तीसरा स्टेप है। ओके, नाउ बाकी जो नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे वो
वो कहीं पर 8 दे रखे, कहीं पे 10, कहीं पे 12 दे रखे, बट जो ये जो होते हैं वो एक तरह का जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेस है। देन सेलेक्टिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, आपने सैंपलिंग लिया, यानी इससे पहले सैंपल होना चाहिए था। तो अभी जब मैं आगे बताऊंगा तो सैंपलिंग डिजाइन, सैंपल डिजाइन होता है। सैंपल डिजाइन क्या होता है कि हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है, यानी जो हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो किस पॉपुलेशन, हमारा जो कोर एरिया है वो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, सैंपल डिजाइन ले लेते हैं। अब सैंपल डिजाइन में से हम क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये डेटा कलेक्शन में हमारे आगे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ तो कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा, एक दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, या आगे देखेंगे। देन उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करते हैं, यानी जो डिफरेंट जो टेस्ट होते हैं हमारे डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस के, डिफरेंट डेटा एनालिसिस के जो टेस्ट होते हैं वो इसमें हम लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो डेटा एनालिसिस के अंदर हमें आता है, और उसके बाद हम डेटा एनालिसिस के बाद क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस जो हमने लिए थे, सेलेक्ट किए थे, उनको फिर हम चेकआउट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। देन उसके बाद हम उसके कोई कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। कंक्लूजन के बाद उसके बाद हम जो, अगर फ्यूचर में कोई काम है तो हम फ्यूचर वर्क भी उसमें मेंशन करते हैं। ओके, फ्यूचर वर्क, देन हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है उसके अंदर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो ये हमारे जो है वो बेसिक स्टेप्स है किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर। अब देखिए, किसी भी रिसर्च का गुड क्राइटेरिया है, वो क्या है, क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च, इट इज अ सिस्टमैटिक इन नेचर, यानी जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम से क्रिएट होनी चाहिए, यानी आपने जो स्टेप्स लिए हैं इट शुड बी सिस्टमैटिकली कोरिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आप पहला स्टेप बाद में करो, दूसरा और जो चौथा वाला स्टेप है उसे लास्ट में करो, ऐसा नहीं। इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिकली डिजाइन, इंपेरिकल एंड रेप्लिकेबल नेचर, यानी उसको आप डेटाबेस से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको फ्यूचर में कोई और रिसर्च चाहे तो उसको रेप्लिकेबल कर ले, यानी उसको दोबारा से उसमें कुछ ऐड करके उसको मॉडिफाई कर ले अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्लान्स, यानी आपने जो प्लान जनरेट किया था, रिसर्च डिजाइन आपने सेलेक्ट किया था अपने लिए, उसके अकॉर्डिंग आप ही उसको रिसर्च को करें। अजम्पशन बेस्ड ऑन ट्रू फैक्टर्स और फैक्ट्स एंड जजमेंट, आप जो अजम्पशन ले रहे हैं वो बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स और जजमेंट पे होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से कोई भी फैक्ट्स को अपने ले लिया, या फिर रिलेवेंट टू व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपके पास जो रिसर्च में जो रिलेवेंट है उसी चीज को आप अडॉप्ट कीजिए। और प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड रिप्रोड्यूसिबल इन नेचर, आपने जो प्रोसेस एस्टेब्लिश किया है, जो आपने नंबर ऑफ स्टेप्स लिए हैं, इट शुड बी वेरी सिंपल। देन प्रॉब्लम्स, अब रिसर्च करी है तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी, ऑब्वियस आएंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल जो होती है वो स्कैर्स होती है, लिमिटेड होती है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम जरा देखें। लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, यानी जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास जो रिसर्चर है उस लेवल के नहीं है कि उनको ट्रेनिंग करा के हम दूसरों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, क्योंकि खुद ही नंबर ऑफ रिसर्चर जो है बहुत कम है, तो लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, ये इसका बहुत अभाव रहता है। देन insufficient interaction between the universities and रिसर्च डिपार्टमेंट, अब देखिए जो आजकल के जो यूनिवर्सिटीज जो बन गई हैं, जो है वो केवल कागजी काम बहुत हो रहा है, मतलब एक तरह से कागजी काम बहुत ज्यादा होता है, और रिसर्च का जो वर्क देखा है, हार्डली कोई आदमी एक हफ्ते के अंदर हार्डली 1 से 2 डे केवल रिसर्च पे लगाता है, बाकी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। क्योंकि ये मैं खुद रिसर्च साइंटिस्ट हूं, मुझे पता है कि किस तरह की स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दैट ओवरलैपिंग स्टडीज, कभी कभार क्या होता है, जो हमने पार्ट लिया है वो मेडिकल साइंस का भी है, और उसको आप कभी कभार इमेज प्रोसेसिंग में लगा लेते हो, कभी वो पता पड़ता है कि वो किसी एआई का टॉपिक था, तो ओवरलैपिंग इस तरह से बड़ी दिक्कत होती है। तो जो आज के जो टॉपिक हो गए हैं वो एक तरह से एक डोमेन के नहीं है, मल्टीपल डोमेन्स में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ओवरलैप होती है, और इंटर डिपार्टमेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट्स है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, या फिर तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि जो मेरे कोड ऑफ कंडक्ट है रिसर्च के, किस तरह से मुझे पब्लिश करना है वर्क, और किस तरह से मुझे गाइडलाइन से मुझे आगे काम करना है, तो यही डिफाइन नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ टाइमली असिस्टेंस ऑफ पब्लिश डेटा, कभी कभार डेटा जो होता है वो पब्लिक टाइमली उनको नहीं मिल पाता, पता ये इसमें बहुत दिक्कत होती है। और जो मेंटरशिप है, कभी कभार स्टूडेंट्स को मेंटर, जो प्रॉपर मेंटर गाइड एलोकेट होता है वो उसके फील्ड का होता ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इसमें हमने एक बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी का पहला वीडियो देखा, इसके अंदर मैंने कोशिश करी है आपके जो एक तरह से जो आपके दिमाग में जो सवाल आए थे उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको सॉल्व करने का, और यही जो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो चैप्टर आता है यूजीसी नेट का वो उसी तरह से आता है। ओके, और मैं आगे भी इसी क्रम को बढ़ाते हुए रिसर्च मेथोडोलॉजी के वीडियो बहुत जल्दी अपलोड और भी करने वाला हूं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep2000@gmail.com।
gmail.com। ओके स्टूडेंट, और काफी स्टूडेंट्स ने मुझे इंग्लिश में वीडियो बनाने का बोला है, तो मैं स्टूडेंट में आगे से बहुत जल्दी मैं ये जितने भी वीडियो हम लोगों ने पास्ट में पढ़े थे उनको मैं इंग्लिश में भी बनाने की कोशिश करूंगा, और आपके एग्जाम से डालने से पहले, एग्जाम से होने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको अपलोड कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।